हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल सारे दोस्तों का। सरी छोटे एक मेरे भाई, मैं रोहित वर्मा आप सभी का दोस्त स्वागत करता हूं भाई इनॉर्मस लर्निंग पे। आज एक और नई क्लास में बहुत सारे जो हैं कुछ हम नए क्वेश्चंस जो हैं वो सीखेंगे। आज फिर से कुछ नए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो कि टोटली जेकेएसएसबी के न्यू पैटर्न पर बेस्ड हैं। ठीक है, न्यू पैटर्न पर बेस्ड हैं जो कि क्या है, स्टेटमेंट वाइज न्यू पैटर्न चल रहा है। ठीक है, उस बेस पे क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे। उम्मीद कर रहा हूँ कि जो पीछे की क्लासेस हैं वो आप सभी ने देख ली होंगी। नहीं देखी हैं तो मेरे भाई प्लेलिस्ट बना हुआ है, वो आप जरूर से देख सकते हैं। बाकी अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप इस नंबर पर जो है व्हाट्सएप पे बता सकते हैं। ठीक है, चलिए पीडीएफ वगैरह अगर चाहिए होगी, मॉक टेस्ट चाहिए होगी तो वो भी आपको इस नंबर पे मैसेज करके मिल जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए। तो क्वेश्चन में कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग commitment announced by India include the target of achieving net zero emission by 2070। 2070 तक का इनका टारगेट है कि भाई नेट जीरो एमिशन जो है वो हम कर देंगे। कब तक का? 2070 तक का। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल समझने की चीज ये है मेरे भाई कि नेट जीरो एमिशन जिसकी बात की जा रही है ये है क्या चीज। बाकी ऑप्शंस तो बाद में देखेंगे कि किसके द्वारा किया गया है ये। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि मान लीजिए कि एक कोई फैक्ट्री है, ठीक है, वो कार्बन प्रोड्यूस कर रही है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन प्रोड्यूस कर रही है कितना? 100 यूनिट्स। ठीक है, 100 यूनिट वो कार्बन प्रोड्यूस कर रही है, वो एडिशनल हो गया। तो उस जो 100 यूनिट कार्बन किसी चीज के द्वारा प्रोड्यूस किया गया है, उसी 100 यूनिट को काटना, मतलब कि मान लो कि जैसे इसके ऑपोजिट में हमने प्लांट्स लगा दिए, ठीक है, ट्री लगा दिए, प्लांट लगा दिए कि जो ये 100 यूनिट्स है इसको कंज्यूम कर लेंगे, इसकी जगह वो ऑक्सीजन दे देंगे। ठीक है, या फिर हम क्लीन एनर्जी जो है उसका यूज कर रहे हैं। क्लीन एनर्जी जैसे बोले तो सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया। ठीक है, जिसमें मतलब कि हम कोई एक्स्ट्रा फ्यूल बर्न नहीं कर रहे या एक्स्ट्रा चीज नहीं लगा रहे, बिल्कुल टोटली क्लीन एनर्जी जो है वो हमारे तक आ रही है। तो इसे हम, इस कॉन्सेप्ट को हम बोलेंगे जीरो एमिशन। ठीक है, नेट जीरो एमिशन मतलब कि अगर इतना कार्बन प्रोड्यूस हो रहा है तो उतना कार्बन हम साथ ही साथ कट भी कर दे रहे हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग वगैरह, जैसे आप देख रहे हो गर्मी बहुत बढ़ रही है दिन ब दिन, इन चीज़ों पे थोड़ा कंट्रोल होगा क्योंकि गाड़ियां बहुत हो रही हैं, इनसे कार्बन ज़्यादा बनता है। ठीक है, तो इन चीज़ों पे कंट्रोल के लिए ये एमिशन जो है ये किया गया है और 2070 तक जो है इनका टारगेट है कि जीरो हो जाएगा। बाकी लंबा सफर है, देखेंगे क्या होता है क्या नहीं। चलिए इसके बाद बात की जाए कि ये कमिटमेंट किसके द्वारा किया गया है। ठीक है, तो ये पंचामृत के द्वारा जो है ये किया गया है। अगर बात की जाए ऑप्शन नंबर 1 की, नेशनल ग्रीन एमिशन, अगर यहाँ पे नेट जीरो एमिशन की जगह पे होता, फॉरेस्ट के रिलेटेड होता, फॉरेस्ट कवर के रिगार्डिंग होता, ठीक है, तो हमारा आंसर नेशनल ग्रीन एमिशन के साथ जाता, मिशन के साथ। ठीक है, स्वच्छ भारत तो आप सभी को मालूम है क्लीननेस के रिगार्डिंग है, ठीक है, साफ सफाई के रिगार्डिंग। अमृत मिशन जो है ये किसके रिगार्डिंग है? ये है अर्बन डेवलपमेंट के रिगार्डिंग। क्लियर मेरे भाई, अर्बन डेवलपमेंट समझे तो शहरीकरण। ठीक है, अर्बन डेवलपमेंट। देखिए मैं साथ साथ में पॉइंट्स जो है वो लिखते जा रहा हूँ, तो आप सभी से भी उम्मीद है कि जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते होंगे या पॉइंट जो नया होगा वो लिखते जाइएगा। अगर आप नोट्स बना रहे हैं, अगर नहीं बनाना चाहते हैं तो वो आपकी चॉइस है। ठीक है, टोटली आपकी चॉइस है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी माने तो ये ऐसा कर लेना। चलिए इसके सिवा दूसरी बात की जाए तो इसमें COP 26 मेंशन किया गया है। COP का मतलब है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, और 26 का नंबर है कि 26वें नंबर की ये, ठीक है, मीटिंग थी, उसमें जो है ये हुआ था। अगर बात कर लीजिए कब हुआ था तो 2021 की ये मीटिंग है। यहाँ तक क्लियर है? फिर भी किसी क्वेश्चन में किसी भाई को कोई डाउट बच जाए, कोई चीज समझ ना आए तो मेरे भाई बेझिझक जो है वो आप पूछ सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बुलर लेक। बुलर लेक के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स जो है वो दिए गए हैं, बताइएगा कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहला स्टेटमेंट क्या है? इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन एशिया। वाह, कहना है कि बुलर लेक जो है वो एशिया की वन ऑफ दी का मतलब कि जो बड़ी हैं उनमें से एक है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इन्होंने सिर्फ बोला है कि लार्जेस्ट है, सबसे बड़ी, वैसा नहीं है। वन ऑफ दी का मतलब है कि सबसे बड़ी में से एक। ठीक है, मतलब मान लीजिए कि 10 जो है बड़ी बड़ी हैं, उनमें से एक ही ये भी है, चाहे ये 10th नंबर की ही हो। ठीक है, तो ये बात सही है, तो बिल्कुल सही है। सेकंड पॉइंट है, इट इज लोकेटेड इन बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट। क्या ये बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है? तो बिल्कुल मेरे भाई। ठीक है, तो बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट में भी है और लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक भी है एशिया की।
वन ऑफ द, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो सही हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमें दिख रहा है कि बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। क्लियर। अगर बात की जाए कि वुलर जो है ये किसके थ्रू निकलती है, तो वुलर मेरे भाई झेलम रिवर के थ्रू जो है वो निकलती है, ठीक है। और इट इज अ पार्ट ऑफ रामसर साइट, ठीक है। बाकी आप सभी से भी उम्मीद है कि साथ साथ में कमेंट बॉक्स में आंसर देते जाइएगा, जो जो आपको आंसर मालूम हो, कोई डाउट क्वेरी हो तो वो भी बता सकते हैं। चलिए, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ इंडिया। सुप्रीम कमांडर आर्म्ड फोर्सेस ऑफ इंडिया का जो है वो कौन है, किसे हम कहा जाता है। क्या प्राइम मिनिस्टर जो है इसे कहा जाता है, क्या डिफेंस मिनिस्टर को कहा जाता है। डिफेंस मिनिस्टर कौन है भाई हमारे करंटली, ठीक है, 2026 के बेस पे पूछा जाए तो डिफेंस मिनिस्टर कौन है बताइएगा, या प्रेसिडेंट या फिर सीडीएस, ठीक है। तो तीनों गलत हैं, प्रेसिडेंट वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रेसिडेंट जो हमारे रहते हैं, राष्ट्रपति रहते हैं, उन्हें सुप्रीम कमांडर कहा जाता है आर्म्ड फोर्सेस का। क्लियर। और सीडीएस जो है, ठीक है, सीडीएस जो है वो भी प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। फर्स्ट सीडीएस कौन थे हमारे, फर्स्ट सीडीएस बताइएगा जल्दी से। कुछ कुछ बेसिक क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क में देता रहूंगा मेरे भाई, तो आपको उनके आंसर जो है वो साथ साथ में देते जाने हैं, ठीक है। क्लियर। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा जो तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की, या जिनको लगता है कि भाई जीके टफ है, समझ नहीं आती, क्वेश्चन दिमाग में नहीं बैठते, हमारे पास लाइएगा, हम बिठाएंगे उनके दिमाग में। क्लियर मेरे भाई। चलिए, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चनाब रिवर जो है वो किस किस के मिलने से बनती है। ये क्वेश्चन जो है वो पिछली क्लास में मैंने करवाया था, आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन ही था, ठीक है, जिसमें मैंने आपसे बात की थी रावी और चनाब, इस ये दोनों का आंसर होगा। किसी बच्चे को याद हो जिसने पीछे की क्लास की हो, ठीक है। तो चंद्रा एंड वागा, ठीक है, चंद्रा और वागा ये दो नदियां हैं जिन दोनों के मिलन से या कन्फ्लुएंस से आप कह सकते हैं कि चनाब रिवर जो है वो बनती है। और कौन सी जगह पे, हिमाचल प्रदेश में बनती है। कहाँ पे बनती है मेरे भाई, हिमाचल प्रदेश में। क्लियर है यहां तक। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। ध्यान से सुनिएगा इस क्वेश्चन को, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए, मैं कोशिश करूंगा कि आपका कोई डाउट जो है वो ना बचे। इसके बाद भी अगर कोई डाउट बच जाता है तो कमेंट बॉक्स में बता दो, नॉर्मल सी बात है, डाउट वहां पे क्लियर हो जाएंगे। बात की गई है कि सीएजी के रिगार्डिंग जो है वो हमें स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, वो बताना है। चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मैं आपको सीएजी बता देता हूँ, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले ये चीज जान लीजिए कि ये क्या होता है, इसका काम क्या होता है। सीएजी जो है, ठीक है, ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, ठीक है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट, सीएजी जो है ये आते हैं आर्टिकल, इसके अंडर कौन कौन सा आता है, 148 से लेकर 151 तक। देखिए, एडिशनल जो पॉइंट लिखवाऊंगा वो सब इंपॉर्टेंट रहेंगे मेरे भाई, तो उन पॉइंट्स को नोट डाउन करते जाइएगा, बेटर रहेगा। तीसरा और सबसे मेन काम जो है वो सीएजी का क्या होता है कि जो सरकार का पैसा होता है वो लॉफुली खर्च हो रहा है, कहाँ खर्च कर रहे हैं, उसका हिसाब किताब, वो काम जो है वो सीएजी देखता है। आपको एक बहुत ही आराम से एग्जांपल से भी समझाता हूँ। इसका काम क्या होता है, इंश्योर पब्लिक मनी स्पेंड अकॉर्डिंग टू लॉ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। जो पब्लिक का पैसा है, देखिए अब सिंपल भाषा में समझाता हूँ। हमने जो टैक्स दिया, रोड टैक्स दिया, जहाँ इनकम टैक्स दिया, कोई भी टैक्स दिया, ठीक है, जो हमारा पैसा इकट्ठा होकर गवर्नमेंट के पास जा रहा है, तो गवर्नमेंट आके वो यूज कर रही है, ठीक है, हॉस्पिटल बनाने में, स्कूल बनाने में, फोर्सेस को सैलरी देने में, कुछ भी करने में। मान लीजिए कि एग्जाम्पल के लिए 1,000 रुपया इकट्ठा हुआ, ठीक है, तो गवर्नमेंट जो है वो 1,000 रुपया कहाँ कहाँ लगा रही है और कितना कितना लगा रही है, जितना लगाना चाहिए उतना लगा रही है। ऐसा तो नहीं कि बोला ज्यादा जा रहा है, जरूरत ज्यादा कम लगा रही है, जहां पे कम जरूरत है वहां पे बेफालतू का लगा रही है, ठीक है। तो इन सभी की जो निगरानी है ये कौन करता है, सीएजी, ठीक है। और सीएजी जो है इसके जो रिपोर्ट्स आते हैं उनको ऑडिट कौन करता है, तो उनको ऑडिट करता है पीएसी, पब्लिक अकाउंट क्या होता है, कॉमोडिटी, ठीक है।
ये जो पीएसी है ये सीएजी की रिपोर्ट्स जो है वो ऑडिट करता है। उम्मीद है सीएजी आपको अब समझ आ चुका होगा। क्लियर, इसमें कोई डाउट ना बचाओ। ठीक है, तो सीएजी का मेन काम जो है वो यही है कि गवर्नमेंट पे ध्यान देना कि गवर्नमेंट जो है वो हमारा पैसा कहाँ खर्च कर रही है, सही तरीके से खर्च कर रही है कि नहीं कर रही। क्लियर, चलिए तो पहली स्टेटमेंट देते हैं, अब देखते हैं कि आप में से आंसर दे पाओगे कि नहीं दे पाओगे। पहली स्टेटमेंट में उन्होंने कहा है कि सीएजी इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी। सीएजी जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है। ठीक है, बताइए है कि नहीं है। दूसरा है स्टेटमेंट, सीएजी ऑडिट द अकाउंट्स ऑफ बोथ द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट। सीएजी जो है ये स्टेट और यूनियन दोनों गवर्नमेंट्स के जो है ये अकाउंट्स को ऑडिट करती है। ऑडिट मतलब कि देखना। ठीक है, हाँ तो चलिए बताइए, जल्दी से बताइए, क्या ये दोनों सही हैं या गलत है कोई, क्या है। अभी सीएजी आपको सारा समझा दिया, पीएसी भी समझा दिया। हम्म, ठीक है, तो सीएजी जो है बिल्कुल ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी भी है और ये गवर्नमेंट्स के दोनों के अकाउंट भी चेक करती है, उनको ऑडिट करती है। क्लियर, सीएजी के ऊपर एक और क्वेश्चन बनता है। ठीक है, वो बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, आपको सभी को बता दूं। गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स। ठीक है, पब्लिक पर्स का गार्डियन जो है वो कौन है, किसे कहा जाता है, तो वो सीएजी जो है इसे गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स भी कहा जाता है। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी है, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है। ठीक है, तो 16 क्वेश्चन कहा है कि विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। राज्यसभा में जो सीट एलोकेट की जाती हैं, दी जाती हैं, ठीक है, वो किस शेड्यूल के अंदर दी जाती हैं। चार ऑप्शन हैं, बात कर लें। देखिए, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये सब चीजें बताने की जरूरत ना पड़े कि राज्यसभा में 250 मेंबर होते हैं, 12 नॉमिनेट प्रेसिडेंट के द्वारा किए जाते हैं, 6 साल इसका टाइम पीरियड होता है। पर मैं चलो बता देता हूँ, कोई बात नहीं। ठीक है, सब बेसिक से बताता हूँ टॉप तक, कोई बात नहीं। सुनो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे थर्ड शेड्यूल जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। थर्ड शेड्यूल किस साथ डील करता है? ओथ्स, ओथ्स एंड एफर्मेशंस। ठीक है, ओथ्स एंड एफर्मेशन के साथ डील करता है थर्ड शेड्यूल। फोर्थ शेड्यूल जो है ये ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर रहेगा। ये राज्यसभा में जो सीट एलोकेट होती हैं, 250 में से कितनी नॉमिनेट होंगी, कितने स्टेट से आएंगे या कितने कहाँ से आएंगे, वो सब जो डीलिंग है वो फोर्थ शेड्यूल के अंदर होती है। बात करें फिफ्थ शेड्यूल की जो कि ऑप्शन नंबर 5 में है, सी में है, तो इसमें क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव, और लिख लेता हूं क्योंकि बहुत सारे भाई जो हैं नोट्स बना रहे होंगे। एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब। ठीक है, ये इसके रिगार्डिंग होता है। और जो ऑप्शन नंबर डी है, सिक्स्थ नंबर का, ये सिर्फ किस पे एडमिनिस्ट्रेट करता है, ये एडमिनिस्ट्रेट करता है सिर्फ और सिर्फ ट्राइबल एरिया पे। क्लियर, कहाँ एडमिनिस्ट्रेट करेगा? ट्राइबल एरिया पे एडमिनिस्ट्रेट करेगा। ये हो गया इसका बेसिक। बाकी आगे जो मैंने आपको बेसिक चीजें बताई राज्यसभा के रिगार्डिंग, ठीक है, ये क्वेश्चन अभी मुझे लगता नहीं पूछे जाएंगे क्योंकि ये आर्मी जीडी के एग्जाम में पूछे जाते थे आज से 2-3 साल पहले। अभी तो नहीं, बट फिर भी जानकारी के लिए रख लीजिए क्योंकि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन होंगे तो उनमें ये चीजें भी मैटर करेंगी। पहला, राज्यसभा का जो टेन्यूर है वो कितना होता है? 6 साल का होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, राज्यसभा जो है एक परमानेंट हाउस है। परमानेंट हाउस है, इसे कोई भी डिसॉल्व नहीं कर सकता। ठीक है, लोकसभा जो है ये परमानेंट नहीं है, लोकसभा जो है ये डिसॉल्व हो सकती है। राज्यसभा में 250 मेंबर्स होते हैं, 250 मेंबर्स होते हैं, उनमें से 12 बंदे, 12 मेंबर जो हैं वो नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। ठीक है, वो प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं 12 बंदे। ये बेसिक सी इंफॉर्मेशन है, उम्मीद करूंगा कि आपको मालूम हो, नहीं भी मालूम हो जिस भाई को वो लिख के रख लेना इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया? दिए गए ऑप्शंस में से यूनेस्को की साइट जो है इनमें से कौन सी नहीं है? काजीरंगा नेशनल पार्क, हम्पी, डल लेक, या फिर अजंता के केव्स। तो डल लेक जो है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही रहेगा। डल लेक जो है ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के अंडर साइट नहीं आती है। डल लेक के रिगार्डिंग मैंने आपको लास्ट क्लास जो हुई थी उसमें बेसिक बेसिक चीजें कवर कर दी थी। वहां पे क्या फेमस है, किस लिए मशहूर है, क्या क्या होता है, फ्लोटिंग गार्डन्स जो हैं वो सब, है ना। चलिए ऑप्शन नंबर सी इसमें सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलता है? विच टनल हैज सिग्निफिकेंटली इंप्रूव्ड ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी बिटवीन जम्मू एंड श्रीनगर? सिंपल सी भाषा में बोलूं तो जम्मू से लेके श्रीनगर के बीच में कौन सी टनल है जो सभी मौसमों में चलती है? सभी मौसमों का कहने का मतलब ये है कि खास करके यहाँ पे प्रॉब्लम आती है रेनी सीजन में, ठीक है, मानसून का जो समय होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, लैंड स्लाइडिंग इस एरिया में बहुत ज्यादा होती है। बहुत सारे बच्चे जो जम्मू से ऊपर, उधमपुर से ऊपर वाले एरिया में रहते होंगे वो डे टू डे लाइफ में इन सब चीजों को फेस करते होंगे, ठीक है। तो वो कौन सी टनल है? बनिहाल टनल, ठीक है। बनिहाल टनल की बात की जाए तो बनिहाल टनल क्या क्या कनेक्ट करती है? काजीगुंड, ठीक है, काजीगुंड एंड बनिहाल, ठीक है, ये इन दोनों को कनेक्ट करेगी बनिहाल टनल। जोजीला टनल जो है इसको मैं आगे समझाता हूँ। ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, या फिर इसे चिनैनी नाशरी टनल भी कहा जाता है, ठीक है। ये जो है ये कनेक्ट करती है जम्मू को श्रीनगर से, ठीक है। ये लगभग लगभग क्या है, अप्रोक्सीमेटली 9.28 किलोमीटर की जो है ये टनल है, इसकी लेंथ है इस टनल की, ठीक है। ये याद रखिएगा 9.28, और इसका दूसरा नाम जो है चिनैनी नाशरी टनल है। इस टनल, इस नाम से भी इसे जाना जाता है। क्लियर? अब बात कर लेते हैं मेरे भाई जोजिला टनल के ऊपर, ठीक है। जोजिला टनल पे भी क्वेश्चन बन सकते हैं बट अभी बने नहीं है। क्यों? मेन पॉइंट कि ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी इसका काम चल रहा है, ठीक है। अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसका काम चल रहा है, इसलिए इस पे ज्यादा भी क्वेश्चंस नहीं आ रहे। बात की जाए जो चीजें इसकी डिफाइन की गई हैं उन बेसिस पे ये इंडिया की लॉन्गेस्ट रोड टनल है, ठीक है। अगर स्पीड स्लो लग रही हो कि मैं धीरे बोल रहा हूं तो साइड पे ऑप्शन से आप स्पीड इंक्रीज करके मेरे भाई देख सकते हैं, ठीक है। अगर फास्ट लग रही हो तो स्लो कर सकते हैं, वो आप देख लीजिएगा। और दूसरा पॉइंट इसका मेन जो है, ये एशिया की लॉन्गेस्ट वाई डायरेक्शनल रोड टनल है, ठीक है, रोड टनल है। क्लियर? जोजिला टनल जो है इसको ध्यान में रखिएगा। इसके रिगार्डिंग और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, वो आपको नेक्स्ट पार्ट में बता दूंगा। यहां तक क्लियर है चीजें? ठीक है। चिनैनी नाशरी टनल जो है ये जम्मू को श्रीनगर से कनेक्ट करती है और सभी वेदर्स के टाइम में ये चलती है। अगला क्वेश्चन है 19वें नंबर का, आरबीआई के रिगार्डिंग क्वेश्चन है, तो स्टेटमेंट्स हमें बतानी है। पहली स्टेटमेंट जो है वो बताई गई है कि आरबीआई 1935 में इस्टेब्लिश हुआ था। दूसरी स्टेटमेंट है कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइज जो है वो 1949 में हुआ था। क्या ये दोनों सही हैं? आंसर बता दीजिए जल्दी से जिन जिन भाइयों को मालूम हो। हाँ सुनिए, तो ऑप्शन नंबर सी, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, ठीक है। बात की जाए आरबीआई के रिगार्डिंग तो सबसे पहले जो है एक्ट आता है। अगर क्वेश्चन पूछ ले जाए आरबीआई एक्ट कब हुआ था, ठीक है, तो ये 1934 में हुआ था एक्ट। फिर उसके बाद इस्टेब्लिश कब हुआ था? तो 1935 में हुआ था इस्टेब्लिश। फिर नेशनलाइज कब हुआ था? तो नेशनलाइज हुआ था 1949 में। आरबीआई के रिगार्डिंग ये तीन चीजें जो है वो याद रख लीजिएगा। बाकी वो सब आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि आरबीआई का काम क्या है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, ठीक है। ये मॉनेटरी पॉलिसी के अंडर आता है। मॉनेटरी पॉलिसी बताया कि आपको मैंने अभी तक पीछे क्लास में आई थिंक बता चुका हूं मॉनेटरी पॉलिसी, जिसमें काम बता रहा था कि टैब और वाटर वाली एग्जांपल दी थी मैंने आपको, याद है ना? ठीक है। तो ये बेसिक सी चीज है आरबीआई के रिलेटेड, ठीक है। जहां तक इतने से क्वेश्चन बन सकते हैं। बाकी आरबीआई से और कौन सा क्वेश्चन बन सकता है कि चलो एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं मैं एज अ होमवर्क। ये बताइए कि 1 रुपीज नोट प्रिंटेड बाय वोम, 1 रुपए का जो नोट होता है वो कौन प्रिंट करता है, ठीक है। 1 रुपए का नोट कौन प्रिंट करता है?
ये आपके लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर जो है जल्दी से कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। ठीक है, 1 रुपए का नोट कौन प्रिंट करता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 और आज की क्लास का लास्ट। विच इंस्टीट्यूशन इज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? सिंपल सी बात अगर आपको बताऊं तो वह कौन सा इंस्टीट्यूट है या कौन से इन ऑप्शंस में से वह कौन सा ऑप्शन है जो हमारे लिए आखिरी दरवाजा है, उसके बाद हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, वह कौन सा है? लास्ट डिमांड हम कहां रख सकते हैं? पार्लियामेंट के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास, इलेक्शन कमीशन या फिर प्रेसिडेंट? बताइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए मेरे भाई। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, बताइए कि हम अपनी लास्ट डिमांड जो है वो कहाँ रख सकते हैं। मान लीजिए कि आपके साथ कुछ प्रॉब्लम हो गया, ठीक है, कोई मार पिटाई हो गई, बहुत मतलब उच्च स्तर की हुई, ठीक है, तो आप अपनी कंप्लेन लेके जा रहे हैं, कहाँ तक जो है वो आप अपनी कंप्लेन लास्ट लेके जा सकते हैं? आर्टिकल नंबर 32 अगर आप याद कर पा रहे हो, ठीक है, आर्टिकल नंबर 32 जिसमें 5 रिट्स रहती हैं, ठीक है, वो हमें कहां तक जाने की इजाजत देता है? सुप्रीम कोर्ट तक। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 20 में याद रखेंगे, बिल्कुल सही। क्योंकि मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास आप गए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने आपकी बात नहीं सुनी, ठीक है, उसके बाद आपके पास ऑप्शन है हाई कोर्ट जाने का, हाई कोर्ट ने नहीं सुनी, या हाई कोर्ट में आपको लगा कि सही से इंसाफ नहीं हुआ, उसके बाद फिर आपके पास ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट जाने का, ठीक है। बट सुप्रीम कोर्ट जो है वो लास्ट है, उसे गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट को। इनकेस क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक है, जो कांस्टेबल लेवल के एग्जाम हो रहे हैं उनमें, कि अगर गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किसे कहा जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्लियर। तो सुप्रीम कोर्ट जो है ये लास्ट हमारी उम्मीद है, ठीक है, लास्ट और फाइनल डिसीजन जो है वो इसी के द्वारा दिया जाएगा, इसके बाद कोई डिसीजन नहीं आएगा। अगर बात कर ली जाए सुप्रीम कोर्ट की, तो इसका कौन सा आर्टिकल जो है जो सुप्रीम कोर्ट को इस्टेब्लिशमेंट का बताता है कि किस आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश किया जाएगा? तो आर्टिकल नंबर 124 के अंडर इस्टेब्लिश होगा सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, क्लियर यहां तक? चलिए, तो ऑप्शन नंबर बी, सुप्रीम कोर्ट इज द गार्डियन एंड फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन नंबर बी सुप्रीम कोर्ट जो है मेरे भाई बिल्कुल सही आंसर रहेगा। यहां तक के जितने क्वेश्चंस हुए हैं, यहां तक के बेसिस पे बताइए, किसी भाई को कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम रही हो, कोई चीज समझ ना आई हो तो बता सकते हैं। इसके सिवा हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ये आप सभी को मैं ऐसे मैन्युअली लिख के दे देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अगर किसी भाई को कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कुछ स्टडी मटेरियल चाहिए हो, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी क्लास अच्छी लगी हो मेरे भाई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जो सब नए भाई जुड़े हुए हैं हमारे साथ। उसके बावजूद भी कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरी होती है, तो वो भी आप बता सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करूंगा कि अच्छे से अच्छा कंटेंट जो है मैं आपको दे पाऊंगा, और मेरी कोशिश जो है मेरे भाई पूरी यही है कि टॉप क्लास जो है आपको कंटेंट दूं, ठीक है, ताकि आपको एग्जाम में ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। और मैं एक चीज ये भी कहता हूं कि जितने क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं, ये सीरीज जो चल रही है, इसको कंप्लीट मेरे भाई लास्ट तक देख लो, ठीक है। जनरल नॉलेज में आपका ऑटोमेटिकली मेरे भाई कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बहुत बढ़ जाएगा। एक बार ये सीरीज कर लो, उसके बाद मॉक देना शुरू कर दो, ठीक है, कहीं से भी सेक्शनल टेस्ट कैसे भी देना शुरू कर दो। अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ा हुआ मिला, आप सीधे एलिमिनेट नहीं करोगे क्वेश्चन, ठीक है, स्टेटमेंट वाइज, तो कह देना कि रोहित भाई पढ़ा था पर कुछ काम नहीं आया, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही, दीजिए मेरे भाई इजाजत। तब तक के लिए अपना अपने परिवार का ध्यान रखिए। टेक केयर एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।